अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहसान खान एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम आज मेरा एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट में अपने आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है चर्न ईडीए एंड प्रेडिक्शन, जिसमें हम ये बैंक चर्न के एक डाटा को लेंगे, उस पर ईडीए करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे एंड तो और हम उसमें फिर स्टीमलेट ऐप भी बनाएंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोशल लिंक्स आते हैं जिसमें हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, कैगल, लिंक्डइन एंड गिटहब है। इसको मैंने थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसमें HTML, CSS और थोड़ी एनिमेशंस भी डाली हैं ताकि आप इंटरेक्ट कर सकें मेरी नोटबुक के साथ। एज यू कैन सी हियर, मैंने इसमें भी मेटा डाटा में भी HTML and CSS डाली है। टोटल कॉलम हमारे पास है 17। ठीक है जी। जिसमें हमारे पास है रॉ नंबर, कस्टमर ID, सरनेम, क्रेडिट स्कोर, geography, gender, age, tenure, balance, number of products, has credit card, is active member, estimated salary, exited जो कि हमारा टारगेट वेरिएबल ये है, कंप्लेन है, सेटिस्फेक्शन स्कोर है, कार्ड टाइप है एंड पॉइंट्स अर्न बाय द कस्टमर है। ठीक है जी। अब मैं इस डाटा के साथ करने क्या वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ईडीए करने वाला हूँ। हम हर एक कॉलम को लेंगे, उस पर अपनी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वो क्या बता रहे हैं और क्यों है वो डेटा में। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, फिर हम आएंगे क्रॉस वैलिडेशन पे, यानी कि मॉडलिंग की तरफ आएंगे। हम इसमें मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करेंगे। डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम क्रॉस वैलिडेट करके उनमें से एक अच्छा बेटर एक्यूरेसी वाला कॉलम लेंगे और ये सब प्रोग्रामिंग के जरिए करेंगे, हम खुद से नहीं कर रहे। हम फिर प्रिडिक्शन करेंगे थ्रू स्टीमलेट ऐप। स्टीमलेट ऐप भी मैंने बनाई है, उसको मैं फिर चलाऊंगा एंड देन आई विल शो यू हाउ स्टीमलेट ऐप वर्क्स, जिसमें आप अपना इंपुट डालेंगे एंड फिर वो आपको बताएगा कि कस्टमर इज लाइकली टू चर्न और नॉट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज का ईडीए करने के लिए। ठीक है जी। हमने कम से कम 5 लाइब्रेरीज को यूज करा है इसमें। नंपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड एंड प्लॉटली, ये सारी लाइब्रेरीज को हम रन करते हैं। A few minutes later. And ये हो गए, यस हो गई एंड रन हो गया है। हमारे पास यहाँ पे टिक का निशान आ गया सक्सेस का। फिर हमारे पास दूसरा स्टेप होता है इंपोर्टिंग डाटा फॉर ईडीए एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस। हमने डाटा को इंपोर्ट करा पांडास के जरिए, फिर हमें अब यहाँ से एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस शुरू होता है। यहाँ पर हमारे पास जाहिर सी बात है 17 कॉलम है तो हमारी वो ज्यादा जगह घेरता है, हमने उसको ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि जो कॉलम है वो रॉ में आ जाए और जो रॉ है वो कॉलम हो जाए। तो हमारे पास ये अपना एक हमारे पास हेड आ गया कि 10 रॉज आ गई हमारे पास। ठीक है। जिसमें हमारे पास रॉ नंबर है, कस्टमर आईडी है। इन दो की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, मॉडलिंग के लिए भी ना आईडीए के लिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें सिर्फ क्रेडिट स्कोर, ज्योग्राफी, जेंडर, एज, टेन्योर, बैलेंस और बाकी सारे कॉलम्स जितने भी है सब चाहिए। अब इसको हम जरा देखते हैं। मैंने इसको पहले ही ड्रॉप कर दिया कि भाई हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने नीचे लिखा भी है, देयर आर 3 columns which are not considered important because these columns which are not important for EDA and machine learning। हम इसमें फिर हमने देखा कि भाई कॉलम हमने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद कॉलम कितने बचे हैं, फिर आया 15। ठीक है जी। अब हमारे पास एक फंक्शन आता है इन्फो का जो हमें सब चीजें बता देता है, सब चीजें खोल के रख देता है कि भाई ये चीजें हैं। हमारे पास नॉन नल है, एंटी टाइप है। हमारे पास सारी जो डाटा टाइप्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ में हम कह सकते हैं कि शायद सही ना हो, वो हम आगे देखते हैं। मैंने फिर सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स को हमने डिस्क्राइब कर लिया, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा हमने इस फंक्शन के साथ की। हमारे पास काउंट का कॉलम आ गया, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25% हिस्सा क्या, 25% हिस्से में डाटा की एवरेज वैल्यू क्या है, 50%, 75% और मैक्सिमम। ठीक है जी। अब हमारे मैंने यहाँ पे एक नोट दिया, द फॉलोइंग कॉलम्स आर कंसिडर्ड एज categorical variable and they are not integers: complaint, exited, is active member, has credit card। ठीक है जी।
अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, these columns contain integers or categories that represent non-numerical data and will be treated accordingly in the analysis. मैंने इसको सिंपली एक एस टाइप के फंक्शन से इसको हमने कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। और फिर हमने दोबारा कंफर्म करने के लिए देखा कि भाई सारी चीज़ें सेम है। मैंने इसको रन नहीं किया, सॉरी, जो भी नीचे कुछ सही नहीं आया है। यहाँ पे कैटेगरीज भी आ गई हमारे पास, ठीक है जी। जो कैटेगरी में कॉलम होने चाहिए थे वो कैटेगरी में आ गए। अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कॉलम को समझने के लिए, ये मैं हर डाटा के लिए ऊपर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा माई स्ट्रेटेजी इज टू एनालाइज कॉलम one by one and then I will visualize by finding relationship between the column and find out question that will lead to better understanding of the data. इसमें हमने पहला कॉलम सिलेक्ट किया क्रेडिट स्कोर, जिसमें हमारे पास डिस्क्राइब का फंक्शन था, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रेडिट स्कोर कॉलम। सिंपली जस्ट हम ये कह सकते हैं मिनिमम मीन जो है यानी कि एवरेज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द एवरेज क्रेडिट स्कोर इज ऑफ द कस्टमर इज 650, द मिनिमम क्रेडिट स्कोर ऑफ द कस्टमर इज 350, द 25% जो है हमारा क्रेडिट स्कोर वो है 584, जो 50 है वो 652 है, तो 75% है वो है 718, और जो मैक्सिमम है वो हमारे पास 850 तक जा रहा है। यानी कि हमारे पास एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू पता लग गई कि भाई ये एक एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन एक अच्छा हमारे लिए कस्टमर है कि वो एग्जिट नहीं करेगा। हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है, ठीक है जी। हम यहाँ पर बॉक्स प्लॉट बनाएंगे क्रेडिट स्कोर का, इसमें चेक करेंगे कि भाई इसमें हमारे पास आउटलायर है या नहीं है। ये हमें बता रहे कि 350 से नीचे जो है वो आउटलायर हैं तकरीबन तकरीबन। हमने कहा कि ठीक है, हमने आई क्यू आर मेथड के जरिए उसको आउटलायर्स को फिनिश कर यानी कि वैनिश कर दिया। और फिर हमने दोबारा रन करके देखा कि अब हमारे पास डाटा की क्या सूरत हाल है। तो वो ये बताते हैं कि आपके पास जो सारे आउटलायर थे वो हमने खत्म कर दिए, यानी कि डाटा से उनको निकाल बाहर फेंका है। और आउटलायर हमारे मॉडल को अ, एक मेल फंक्शनिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉडल ट्रेन नहीं हो पाता सही से और एक्यूरेसी सही नहीं दे पाता। फिर हम जाते हैं जोग्राफी पे। क्या हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं एंड स्पेन के। सबसे ज़्यादा फ्रांस के हैं, ठीक है। हमने एक यहाँ पर एक ग्रुप बाय फंक्शन का इस्तेमाल करते करते हमने ये देखा कि कौन से ज्योग्राफी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर एग्जिटेड हुए या नहीं हुए। फ्रांस में आप देख सकते हैं कि 850 इनकी वैल्यू जाती है जिन्होंने एग्जिट किया है। जर्मनी में आप देखें 810 है, और स्पेन में सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा ट्रेंड की प्रिडिक्शन हो सकती है। क्यों? कि आप देखें 1695 है हमारे पास, उनमें से 810 तो एग्जिट ही कर गए हैं, ठीक है जी। खैर, बाय द वे बिग नंबर ऑफ एग्जिटेड वैल्यू। फिर हम जाते हैं ज्योग्राफी और एग्जिट पे, और इस पे हम अपना एक प्लॉट बना लेते हैं प्लॉटली पे। प्लॉटली इज एन इंटरेक्टिव लाइब्रेरी जिसमें आप इंटरेक्टिव प्लॉट बना के अपने विजुअलाइजेशन को और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है डाटा की, ठीक है जी। यहाँ पे हमने आप जैसे कि देख सकते हैं कि जर्मनी में, स्पेन में और फ्रांस में कितना फर्क है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन भी की हुई है, आप देख सकते हैं। गिटहब का लिंक नीचे ही डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे हमारे पास फिर आता है जेंडर का, कि हमारे पास मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है। ऑब्वियसली मेल हमारे पास डाटा में ज़्यादा है। फिर हमने एक ये पूरा एक प्लॉट बनाया, ठीक है जी। और इस पे हमने ये देखा कि मेल ज़्यादा एग्जिट हुए हैं या फीमेल एग्जिट हुए।
फीमेल ज़्यादा एग्जिट हुई हैं। लेकिन मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि दोनों तकरीबन तकरीबन सेम है, बट फीमेल में एग्जिट होने का जो रेशियो है वो ज़्यादा है। ये आप यहाँ देख सकते हैं मेल के मुकाबले में और फीमेल के मुकाबले में। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने एक इंटरप्रिटेशन भी दी हुई है। यहाँ पर हमारे पास अगला कॉलम आता है एज का। हम ये देखते हैं, फिर हम इसका एक हिस्टोग्राम बनाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि किस किस एज ग्रुप ने एग्जिट नहीं किया है और किस ग्रुप ने एग्जिट किया है। हमारे पास ये दिखाया जा सकता है कि 30 to 40 के एज में लोगों ने एग्जिट नहीं किया है, इतना ज्यादा। लेकिन व्हेन वी गो टू 40 to 60 एज, मैं इसको जरा, इसको मैं थोड़ा कम नहीं कर सकता, अच्छा खैर, 40 to 60 एज में हमारे पास ज़्यादा रेशियो दिख रहा है कि भाई 40 to 60 जो एज है उसमें लोगों ने एग्जिट लिया है। वो किसी भी वजह से हो सकता है कि पैसे उनके पास ज़्यादा हो, कस्टमर सर्विस अच्छी ना हो, देन वो चले गए हों। दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि यार बैंक ये अब पुराना हो गया है, अब हम नए बैंक में शिफ्ट करते हैं, फिर उन्होंने एग्जिट ले लिया हो। हम ये कह सकते हैं। तो 40 to 60 के एज में हमारे पास ये आ रहा है कि 40, अगर हम देखें 20 to 40, हम एक हमारे पास हाई रेशियो है जिन्होंने एग्जिट नहीं किया है, ये हम देख पा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने अगेन छोटी सी इंटरप्रिटेशन दी है ताकि लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो। फिर हमने एक बॉक्स प्लॉट बनाया एज का जिसमें हम ये देख सकें कि जो है इसमें आउटलायर्स हैं कि नहीं है। अच्छा ये हाँ हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि 60 से आगे जो जितने भी लोग हैं वो सब के सब आउटलायर कंसिडर किए गए हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि 20 to 60 के एज में ज्यादातर होते हैं बैंक में। कोई भी बंदा 60 65 से ज्यादा का हो, उसका बैंक अकाउंट यानी कि ऐसे ही होता है, या तो वो जॉइंट होता है। ठीक है जी, हमने यहाँ एक बनाया आईक्यूआर मेथड के जरिए डेटा को हमने फिल्टर्ड कर दिया। ठीक है जी, फिर हमने दोबारा बॉक्स प्लॉट बनाया। अच्छा मैं रन इसलिए नहीं कर रहा ताकि हमारे पास टाइम ज़्यादा रहे, क्योंकि मैंने सभी रन कर लिए हैं और इस पर मैंने सारी इंटरप्रिटेशन और सब डाल दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंटरप्रिटेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास आउटलायर हो गए साफ, आप देख सकते हैं पहले कितने थे और अब कितने हो गए। ठीक है जी, हम चलते हैं टेन्योर पे। टेन्योर पे टेन्योर होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं 4 साल बैंक में रहा, तो तो मेरा टेन्योर 4 इयर्स का हो गया। मैं 4 साल से बैंक में हूँ, इट मीन्स कि मेरा टेन्योर 4 इयर्स है। मैं 6 साल की नहीं हूँ, मैं 8 साल, मैं 10 साल, मैं 2 साल के नहीं भी हूँ, तो वो टेन्योर ज्यादा है। अब हम यहाँ पर अपनी विजुअलाइजेशन को भी देख सकते हैं कि एग्जिट और नॉन एग्जिट में भी हम रिलेशन देख सकते हैं कि बड़ा ही स्मॉल रेशियो है। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। इसमें इतना इतना फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज की हुई है, कस्टमर Chinese loyalty fading. This chart dives into the relationship between customer and tenure and churn. The taller red bars shows us the majority of customers at each tenure mark choose to stay. However, the blue bars representing churn customer while shorter show a worrying trend. Notice that the difference in height between the blue and red bar remain relatively consistent across different tenure level. This suggests that even long-term customer यानी कि जो 8 साल से ज्यादा है aren't immune to leaving. ठीक है भाई, लेकिन लॉयल्टी कभी भी गारंटी नहीं होती कस्टमर से। ठीक है जी, इसमें हम देख सकते हैं। ठीक, हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब आता है बैलेंस का कॉलम। अब बैलेंस क्या होता है कि जितना उसके बैंक में पैसा पड़ा,
यहाँ पे मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन की भी है। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, क्वार्टाइल्स यानी कि 25%, 15%, 50%, 75%, यहाँ पे मैंने इंटरप्रेट किया हुआ है। ठीक है जी। हम यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाएंगे ऑफ बैलेंस, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हटकर थोड़ा एक अलग बन रही है, क्योंकि जो हमारे पास कस्टमर्स हैं वो हमारे पास जीरो आता है। ये नहीं है कि वो आउटलायर है, नो 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 नो, इट इज नॉट आउटलायर। लोगों के पास कभी जीरो वैल्यू भी होती है। हम चलते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा आप देखें 10,000, नो नो नो, इट्स 100K एंड 15K में 100K एंड 150K के दरमियान आप देखें एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम बन रहा है। इट मीन्स कि सारी जो जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं उसमें जो बैलेंस होता है वो इनके करीब होता है। ठीक है जी। हम चलते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे। 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट हैं बैंक वालों के पास। वो लोगों ने कितने खरीदे हुए हैं देखते हैं। 1 2 3 4। ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर ज्यादा मेजोरिटी में जो लोगों ने लिए हैं वो है 1 और 2। 4 तो लिया ही नहीं है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। हम आते हैं हैज क्रेडिट कार्ड, 0 और 1। ठीक है जी। ओके। जिन ज्यादातर लोगों के पास होता है क्रेडिट कार्ड, एंड कुछ होते हैं जिनके पास नहीं होता है। हम इसमें एक और चीज ऐड कर देंगे कि अगर हमें चाहिए कलर इज इक्वल टू, मैं इसमें एग्जिटेड डाल लूँ, वेट अ सेकेंड, या आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट और नॉन एग्जिट में फर्क। ठीक है जी। यहाँ पे एक जो है एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास पता चल रहा है कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है वो भी हमारे साथ बैंक के साथ लॉयल है, लेकिन लॉयल्टी कभी गारंटी नहीं होती है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से इंटरप्रिटेशन दी भी है ताकि प्लॉट को और डाटा को आसानी से समझा जा सके। हम चलते हैं इस एक्टिव मेंबर और कलर। ज्यादातर दोनों में सेम रेशियो है। अगर एक एक्टिव मेंबर है तो दूसरा नॉन एक्टिव है। ठीक है जी। दिस इज सिंपल। यहाँ पे मैंने भी इंटरप्रिटेशन दी हुई है, हम यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एस्टिमेटेड सैलरी इन एयर। ठीक है जी। ये एयर की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने फिर जब मैंने बॉक्स प्लॉट इसलिए ड्रॉ किया ताकि हमें एक मीडियन, क्वार्टाइल और अपर फैंस और लोअर फैंस का पता लग सके। ठीक है जी। और आउटलायर का खास तौर पर आउटलायर हमारे लिए अजाब बन जाता है अगर हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए बैठे। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास टिपिकल सैलरी रेंज है, मीडियम सैलरी है, आउटलायर्स हैं। ठीक है जी। मिनिमम सैलरी भी है, और ओवरऑल स्प्रेड जो हो रहा है स्टैंडर्ड एविएशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन दी हुई गई है, और जो इस नोटबुक का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर हम आते हैं एग्जिटेड एंड कंप्लेंट पे। मैंने 2 कॉलम को इसलिए करा है साथ, मैं ज़रा ये बता सकूं कि जिन्होंने कंप्लेन नहीं की थी उन्होंने एग्जिटेड नहीं किया, यानी कि उन्हें कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जिन्होंने कंप्लेन की थी उन्होंने एग्जिट भी लिया है। इट मीन्स कि हम अगर कस्टमर सर्विस दें तो उसकी कंप्लेन को रिजॉल्व करें। ठीक है जी। तो ये एक इंसाइट हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास ये मैंने इंटरप्रिटेशन लिखी है आसान सी, जिनको प्लॉट पढ़ना नहीं आता उनके लिए। और यहाँ पे आप देखें बड़ी थिन लाइन है। अगर मैं इसको जरा जो है बड़ी, यस,
और आप देखें कंप्लेन जिन्होंने नहीं की थी, मैं इसका जो है ना, जिन्होंने कंप्लेन नहीं की उन्होंने एग्जिट भी नहीं किया, उन्होंने कंप्लेन की उन्होंने एग्जिट किया। ठीक है जी। अब यहाँ बड़ी थिन लाइन है एक, मैं इसको कैसे दिखाऊं, मुझसे जो है ना ये हो रही है, देख रहे हैं आप, बड़ी थिन रेड लाइन है। जिन्होंने कंप्लेन नहीं की थी वह एग्जिटेड, जिन्होंने कंप्लेन नहीं की उनके बड़ा 4 काउंट है, डाटा में 4 काउंट है, इतना कोई फर्क नहीं है। इट मीन्स कि हमें कस्टमर सर्विस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे ही पहले कहा था कि लॉयल्टी इजंट गारंटीड टू यू। ठीक है जी। कस्टमर को पकड़ के रखना चाहिए, उसकी लॉयल्टी को संभाल के रखना चाहिए, जो इन 4 लोगों ने नहीं की। ठीक है जी। हम आगे चलते हैं सेटिस्फेक्शन। इसको हमारे पास अक्सर आते भी है कि भाई आप इस बैंक को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। और ये बड़ा मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं सेटिस्फेक्शन स्कोर एक डाटा में। फॉर एग्जांपल एक मूवी का डाटा सेट है, हम मूवी की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन सेटिस्फेक्शन स्कोर की वजह से बताना पड़ रहा है। जब हम किसी मूवी को देखने के लिए जाते हैं या हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो हमारी पहली नज़र रेटिंग पे जाती है कि उसकी रेटिंग कैसी है। इसी तरीके से बैंक का भी होता है। बैंक का होता है, आप किसी दुकान में जाएं उसका होता है, रेस्टोरेंट का होता है, हर किसी का कोई कोई ना कोई रेटिंग होती है, सेटिस्फेक्शन स्कोर होता है, तो हम उसको देख सकते हैं। और उस सेटिस्फेक्शन स्कोर के हवाले से ये भी होता है कि हैप्पी, सैड और फलाना और ढिमकाना, इस तरीके से भी होता है। नंबर्स भी गिवन होते हैं, आप नंबर्स ज़्यादातर चलते हैं। जैसे आप अगर बाइकिया में जाते हैं या आप इन ड्राइव लेते हैं, तो उसमें आपको रेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो हमारे पास ये सेटिस्फेक्शन स्कोर है, यहाँ पे हमारे पास काउंट है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम है, 25% है, 50% है, 75। अब इसमें देखने वाली बात है, ठीक है जी, जो मीन है, जो कि एक एवरेज है, वो है 3.02 या थ्री थ्री कर लें हम। तो इट मीन्स कि सेटिस्फेक्शन स्कोर एवरेज जो एक होता है 50% से ऊपर है, यानी कि लोगों की जो एक चीज़ है वो 3 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1.40 है। और हमारे पास जो मिनिमम सेटिस्फेक्शन स्कोर है वो 1 है। इट मीन्स कि उसने अगर कंप्लेन की होगी, उसकी कंप्लेन डिजॉल्व नहीं हुई। ठीक है। 25% ये कहती है कि 2 है, 25% लोगों ने ये 2 दी है, और इससे लोअर भी हो सकती है 2, फिक्स 2 है। 50% है 3, 50% लोगों ने जो है वो, अगर हम 50% का निकालें एवरेज, तो 3% बनता है। 75% का निकालें तो इस 4 बनता है। ठीक है जी। मैक्सिमम मैक्सिमम 5 है। अच्छा तो जी हम अगले यहाँ पे हमारे पास एक हिस्टोग्राम भी मैंने बनाया हुआ है, जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी दे सकता है। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 तकरीबन सेम है डाटा में, लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, डिस्क्राइब के फंक्शन के हिसाब से देखें, तो हमारे पास अलग ही इंसाइट आ रही है। तो ये फ़ायदा होता है स्टैटिस्टिक्स काम को यूज़ करने का। ठीक है जी। हम चलते हैं कार्ड टाइप पर, और इसमें मैंने सिर्फ 2 लाइनें कोट की हैं, और इसने मुझे एक अच्छा सा एक बना के दे दिया। अगर मैं इसकी लेवल्स को देखूं, इस लेक्चर में थोड़ा और इसको मैंने छोटा कर दिया है, ताकि हमारे पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। वो डायमंड एंड सिल्वर जो कार्ड होते हैं वो ज़्यादातर लोगों ने बनवाए हुए हैं। गोल्ड का कम है, प्लेटिनियम का तो, प्लेटिनियम का और गोल्ड का बिल्कुल सेम प्लॉट है। ठीक है ना, सेम बार है। ठीक है ना, सेम रेशियो कह लें आप। ठीक है। हम अगले कार्ड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैंने इसमें एक अच्छी सी एक आप समझने के इंटरप्रिटेशन दी हुई है, अगर आपको रीड करनी हो आप करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हम यहाँ देखते हैं पॉइंट्स एंड डॉट डिस्क्राइब।
आई डोंट नो। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने जो है ये नहीं लगाया हुआ है। यस, नाउ इट इज सेट। ये देख लीजिएगा, ब्रैकेट लगा लिएगा। आई थिंक मैंने नहीं लगाया या हट गया या रन हो गया था, तो इट्स लाइक उसने मुझे अलग ही कोई चीज़ दे दी थी। इट्स लाइक एरर। ये हमारे पास समरी है उसकी, पॉइंट्स अर्न की। ठीक है जी, मैंने इसको इंटरप्रिटेट किया हुआ है। अब हम चलते हैं विजुअलाइजेशन क्वेश्चंस पे। अब हमने डाटा को सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के जरिए समझा है और कोडिंग के जरिए ही उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं विजुअलाइजेशन पे। विजुअलाइजेशन जो है वो हमें डाटा को आसानी से समझने की मदद फराहम करती है। अब यहाँ पर HTML और CSS का इस्तेमाल करके मैंने एक हल्की सी लाइक छोटी सी बोलने के एक एनिमेशन या होवरिंग इफेक्ट बनाया है। और यहाँ पे इसका सवाल ये है, what is the age distribution of customer who exited the ban versus those who stayed। जैसे हमने देखा है पहले वाले उसमें हिस्टोग्राम में, उसमें वैसे ही ऐसे ही लैपटॉप वो था, सॉरी लैपटॉप कह रहा हूँ, हिस्टोग्राम का। ठीक है जी, मैंने जैसे कहा था कि 40 to 60 के एज में लोगों ने ज्यादातर एग्जिट किया है और 20 to 40 के दरमियान लोगों ने लॉयल्टी दिखाई है। ठीक है जी, ज्यादातर। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं प्लॉट में। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इंटरप्रेट किया हुआ है और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इससे आपको पता लगेगा कि प्लॉट को रीड कैसे करते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर हु एग्जिटेड वर्सेस दोज हु स्टे। जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये प्लॉट हमने पहले भी बनाया है। एंड उसको जरा प्लॉटिंग के जरिए हमने देखा था। इसको हमने एज अ विजुअलाइजेशन और एज अ प्रेजेंटेशन के जरिए हमने देखना है। तो इसके नीचे हमने एक अलग से इंटरप्रिटेशन दी हुई है और की इनसाइड पे दिया है। ठीक है जी, अब ये बहुत एक लंबी चीज़ है, इसको मैं पढ़ूंगा तो लाइक टाइम खत्म हो जा रहा है। ठीक है जी, लेकिन आप ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको ज़रा इंटरप्रिटेशन जो है समझ में आएगी प्लॉट की, जो प्लॉट मैंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एवरेज क्रेडिट स्कोर vary between customers who exited and those who stayed। क्रेडिट स्कोर का भी हमने देख लिया कि दोनों का तकरीबन तकरीबन सेम है। यहाँ एवरेज, नॉट टोटल, नॉट सम, दिस इज एवरेज क्रेडिट स्कोर। हमने एवरेज मैक्सिमम देखा था 850, ये है 651 के आसपास है। 640 to 650 के दरमियान ये हमारे पास लाई कर रहा है। ठीक है जी, इसकी मैंने ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन देना ज़रूरी होती है हर एक प्लॉट की, ताकि लोगों को या आपके जो रीडर है उसको समझ में आ सके कि उसने ये प्लॉट क्यों बनाया है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज बैलेंस ऑफ कस्टमर हु चर्न कंपेयर टू दोज हु डिडंट। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे एक कॉलम देखने के लिए मैंने इसमें एक डाला हुआ था। ठीक है जी, ये मैंने कोड लिखा और ये इसने मुझे दे दिया। जिसका बैलेंस ज्यादा था एवरेज का, उसने एग्जिट किया है, और जिसका एवरेज बैलेंस कम था उसने चर्न नहीं किया है। हम इसमें एक और चीज भी डाल सकते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से भी देख सकते हैं हम इसको, लेकिन मैं वो अभी नहीं करने वाला। वो भी एक अच्छी इंसाइट देगा कि भाई इस मुल्क में इतने इतने लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है जी, एवरेज बैलेंस के जरिए। ओके, एक यहाँ जो मुझे एक रीजन समझ में आ रहा है, जो लोगों ने ज्वाइन किया है हाई बैलेंस होने के बावजूद, वो ये समझ में आ रहा है कि जिन्होंने एग्जिट किया है या तो वो अपना बैंक शिफ्ट करने वाले होंगे और कस्टमर सपोर्ट उन्हें अच्छी नहीं लगी होगी। दैट वुड बी माई इंसाइट।
क्योंकि हम ऐसा एक बैंक कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि डाटा है, ये ओपन सोर्स डाटा है, इसमें कुछ नहीं बताया हुआ कि ये किस बैंक है, ये सिंपली इज जस्ट द डाटा। हम इसको एज एन इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है जी। एक तो कस्टमर सपोर्ट, और दूसरा कि कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं मिल रही होगी, एंड उसको जाहिर सी बात है, पैसे जब ज़्यादा होते हैं आपके पास तो आप इट्स लाइक आप कस्टमर सपोर्ट मांगते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट मांगते हो, तो उन्होंने वो नहीं दी होगी। दैट्स व्हाई दे एग्जिटेड, क्योंकि बैलेंस ज़्यादा है। इट मीन्स कि उनके पास रखने की कैपेसिटी है, लेकिन कस्टमर सपोर्ट और भी चीज़ें होती हैं बैंक में जो इसको एज अ डिफेंस देंगी। ठीक है, ऐसा इसलिए लोगों ने एग्जिट किया होगा। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे मैंने फिर वही इंटरप्रिटेशन दी हुई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो सके। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट हेल्ड बाय अ कस्टमर इफेक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ चर्न। यहाँ पे हमारे पास एक, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है उसने चर्न रेट जो था वो 100% है, और जिसके पास एक था उसने कहा भाई मैं तो आपके साथ लॉयल हूँ, खत्म हो गई पर 27%। दिस इज समथिंग के जिसके पास ज्यादा प्रोडक्ट है तो उसका चर्न रेट भी ज्यादा होगा। ये हमारे बात यहाँ पे समझ आ गई। ठीक है जी। अब इसका आप देखें, चर्न रेट 100% है, इसका है 83, इसका है 7.44, इसका तो बहुत ही कम है। जिसके पास दो है प्रोडक्ट बैंक की तरफ से, उसने उसका 7% चर्न रेट है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास इंटरप्रिटेशन दी भी गई है, यहाँ पे मैंने इंटरप्रिटेशन दी है, आप पढ़ना चाहें पढ़ लें। फिर हमारे पास, डू कस्टमर हु हैव मेड कंप्लेंट्स हैव अ हायर चर्न रेट। ये तो हमने पहले ही कर लिया है, विद कंप्लेन, और जिन्होंने कंप्लेन किया था। अब आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको मैं जरा, इसलिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कस्टमर सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होती है बैंक के लिए। एक और इंसाइट मिल गई हमें कि कस्टमर सपोर्ट या कंप्लेन जो है उसको एज अ हर किसी को जो है वो गौर से देखा जाए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जिन्होंने कंप्लेन की थी उनका चर्न रेट कितना है, 99.488। इसको मैं राउंड ऑफ भी करूँ तो ये 100% बनता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग के कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। मैंने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दी गई है, आप पढ़ लिएगा। अगला क्वेश्चन है, डू मेल और फीमेल कस्टमर्स हैव हायर सेटिस्फेक्शन स्कोर। अब इसमें हम एक अलग उसमें, ठीक है जी, दोनों का तकरीबन सेम है, इन लाइक दोनों में कोई ऐसा डिफिकल्टी वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, लाइक मेल की थोड़ी सी ज़्यादा, तो लाइक एवरेज इतना तो बनता है यार। ठीक है जी। 3 is an average satisfaction score given by male and female customers। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इंटरप्रिटेशन दी गई है। अब हम आते हैं मॉडल की तरफ। अब हमारा काम है मॉडल को तैयार करना। मॉडल को तैयार करने से पहले हमारे पास जितनी भी टैक्स की कैटेगरीज हैं, हम उनको एक मैप दे देंगे। लाइक फ्रांस को 0 कह दिया, और जर्मनी को 1, स्पेन को 2, जेंडर मेल फीमेल में हमने इस लाइक फीचर इंजीनियरिंग कर दी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक प्रिंट करके भी दिखा दिया कि गोल्ड को हमने 0 नंबर दिया है, प्लेटिनियम को 1 2 3। मॉडल हमारा जो होता है मशीन लर्निंग मॉडल, वो टेक्स्ट को रीड नहीं करता, वो नंबर्स को रीड करता है। ही डजंट रीड योर टेक्स्ट। ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर होता है वो आपके टेक्स्ट को नहीं समझता, लेकिन वो उसको एज अ एस की कोड जो है रिप्रेजेंटेशन में डालता है, एंड वो उसे फिर डी कोड करता है, या इंकोडिंग डिकोडिंग हो करता है।
इस तरीके से हमने यहाँ पे भी इंकोड कर दिया एक वेरिएबल को। हमने कहा गोल्ड है, जो हमारे पास गोल्ड है वो 0 हो जाए। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास एक इन्फो का मैंने कॉलम डाला, इन्फो को सॉरी फंक्शन डाला है, जिसमें हम अपनी जो हमने जो इंकोड किए हैं वेरिएबल, वो हम देख सकें कि वो बने हैं, उसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, वो सही बने, वो उनकी कैटेगरीज तो डिफरेंट नहीं है। फिर हम आते हैं मॉडल बनाने पे। हम यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज करते हैं, ग्रिड सेट सीवी को यूज करते हैं। ग्रिड सेट सीवी क्यों यूज की, यहाँ पे हमने क्रॉस वैलिडेशन, याद है मैंने शुरू में बताया था कि हम डिफरेंट मॉडल्स में क्रॉस वैलिडेट करके उनमें से जो जिसकी भी एक्यूरेसी अच्छी होगी हम उसको पिक कर लेंगे, क्रॉस वैलिडेशन, और फिर हम उसमें पैरामीटर भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। हमने यहाँ df डॉट ड्रॉप, हमने कुछ कॉलम को ड्रॉप किया बिकॉज दे आर, या तो वो हमारे पास टारगेट वेरिएबल था या तो वो हमारे पास टेक्स्ट वेरिएबल था, जैसे जेंडर टेक्स्ट था, ज्योग्राफी टेक्स्ट था, और कार्ड टाइप, जिसको हमने इनकोड किया है। ठीक है जी, वो हमारे पास है। फिर हमने इस डाटा को स्प्लिट कर दिया, ट्रेन का अलग डाटा और टेस्ट का अलग डाटा। ट्रेन का जो डाटा होता है वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए होता है, मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और जो टेस्टिंग का होता है वो उससे हम पता लगाते हैं कि ये सही प्रिडिक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी। हमने यहाँ पे टेस्ट है 0.2 रखा है, यानी कि 20% हमारा जितना भी डाटा है वो सारा चले जाएगा टेस्ट में, और जितना भी डाटा बाकी का 80% बचा है वो जाएगा ट्रेन में। और हमने रैंडम स्टेट 42 कर दिए। यहाँ हमारे पास 4 कॉलम है, हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी मशीन इन चार की ही की इन चार की ही इजाज़त देती है। ठीक है जी। मैं आपकी अपनी मशीन के ऊपर है कि आप यहाँ पे बूस्टिंग एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, बूस्टिंग एल्गोरिथम सॉरी। यहाँ हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर लिया, के नेबर क्लासीफायर लिया, डिसीजन ट्री क्लासीफायर लिया। अब इनका मकसद क्या था, ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए काम आते हैं, और ये बेस्ट मॉडल है फॉर क्लासिफिकेशंस। ठीक है जी। यह मैंने डिक्शनरी दी है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं पैरामीटर्स। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पैरामीटर्स हमने दे दिए, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के दे दिए, और के नेबर के दे दिए, एंड डिसीजन ट्री क्लासीफायर के दे दिए। फिर हमें इनिशियलाइज वेरिएबल किया। बेस्ट मॉडल हमारे पास अभी तो नहीं है ना कोई भी, हम तो अभी क्रॉस वैलिडेट करेंगे। फिर हमें बेस्ट स्कोर हमने करना है एक्यूरेसी पे डिपेंड, कि जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हुई इट मीन्स कि वो ज़्यादा अच्छा मॉडल है। हमने बेस्ट स्कोर को ले लिया। बेस्ट मॉडल नेम सॉरी फॉर दैट, बेस्ट मॉडल नेम भी ले लिया। और ये सब हम किसके थ्रू करेंगे, हम करेंगे फॉर मॉडल सॉरी फॉर लूप के थ्रू। ठीक है जी। हमने यहाँ पे मैंने एक कमेंट भी डाला हुआ है, loop through each model, perform hyperparameter tuning and evaluate। और इवेल्युएशन के जरिए ही हमें पता लगे कि हमारा बेस्ट मॉडल कौन सा है। फिर ये सारी कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी। एक्यूरेसी बेस्ट, अगर एक्यूरेसी अच्छी हुई तो हमारा एक अच्छा मॉडल बन जाएगा और हमारे पास सेव हो जाना है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया है जो कि जो भी अच्छा मॉडल होगा हमारे पास उसका हमारे पास बन बन जाएगा। यहाँ पे आप देखें हमारे पास पैरामीटर सिलेक्ट भी हो गए, एक्यूरेसी 0.83 हुई है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव्स के बारे में बताता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सॉरी, जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो सही प्रिडिक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास
तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पैरामीटर्स, एक्यूरेसी, सारे हमारे पास मैट्रिक्स हैं, रैंडम फॉरेस्ट के हैं और के नेबर के हैं और डिसीजन ट्री क्लासीफायर के हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो आई है वो आई है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर की। क्यों, देखते हैं। हमारे पास ये मैंने थोड़ा छोटा सा एक HTML एंड CSS को यूज़ करके किया है और यहाँ पे एक आप एक लाइटनिंग चेंज होता है वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए एक इंटरेक्टिव मैंने इसको बनाया है। यहाँ पे आप इसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल देख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, और यहाँ पे हमारी नोटबुक का एंड होता है। बट हमारे पास बेस्ट मॉडल कौन सा था? बेस्ट मॉडल हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर बेस्ट मॉडल डॉट pkl की बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्ट्रीमलेट ऐप में आपको, ये मेरा स्ट्रीमलेट ऐप का कोड है। ठीक है जी, ये आप ये देख सकते हैं। ये छोटा सा कोड है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है। मैं इसको फिर रन करते हैं आपके सामने। स्ट्रीमलेट रन स्ट्रीमलेट डॉट पाई। A few minutes later. जी, यहाँ पे मेरी स्ट्रीमलेट ऐप चल गई है। मैंने नया एक मैंने प्रोग्राम खोला, अपना टर्मिनल नया खोला, उसमें मेरे पास एक ये लोकल होस्ट आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये एक, वेट अ मिनट, यहाँ हमारे पास रनिंग हो रही है। अच्छा जी, आप इसमें ये देख सकते हैं। हमने सिर्फ मॉडल को बोला है कि भाई प्रिडिक्ट करो, एंड दैट्स इट। ओके, मॉडल हमने यहाँ से लिया। हमारे पास जॉब लेब की लाइब्रेरी है, हम उससे हम ले सकते हैं जॉब लेब और पिकल। ठीक है, यस, हियर इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास इस सिमुलेट की ऐप ये आ गई है। तो हम जस्ट जो डिफ़ॉल्ट है वो उसको हम रहने देते हैं और हम कहते हैं प्रिडिक्ट, और यहाँ पे आ रहे हैं कस्टमर इज लाइकली टू चर्न। अगर हम दें, हम यहाँ पे थोड़ा अलग देते हैं। 700 हमने दिया। जो जोग्राफी फ्रांस कर लेते हैं। फिर मेल है, एज है उसकी 20, मैंने जैसे कहा था। एक काम करते हैं 25 दे देते हैं। टेन्योर इन ईयर जो है वो हम 3 years का कर लेते हैं। बैलेंस जो है हम तकरीबन 12,000 कर लेते हैं। 12,000 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास 2 कर लेते हैं। 2 में सबसे ज़्यादा था। क्रेडिट कार्ड भी है भाई, इज एक्टिव मेंबर भी है। एस्टिमेटेड सैलरी भी 50,000 है। नो, उसने कोई कंप्लेन नहीं की है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन स्कोर है 3। इसमें हमारे पास सिल्वर है, पॉइंट्स एंड लाइक 45 पॉइंट्स जो थे वो किस में ज़रा जो है, एक सेकेंड, मैं पॉइंट्स देखना चाह रहा हूँ कि पॉइंट्स का जो था हमारे पास एक, वो उसकी क्या जो है वो मिनिमम मिनिमम थी। एक अलग ही आएगी ये ये मिनिमम 110 और मैक्सिमम 1000। ओके, तो हम यहाँ पे 600 दे देते हैं यहाँ पे प्रिडिक्ट। तो हमारे पास ये आ गया जी। सही प्रिडिक्ट किया इसने, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। द कस्टमर इज अनलाइकली टू चर्न, हमारे पास ये एक टेक्स्ट आ गया। सो आप ये जो एक्सेस है आप ये कर सकते हैं विद गिटहब पे। मेरी एक गिटहब का लिंक है, वहाँ मेरा कैगल का लिंक है। गिटहब पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप गिटहब पे ये इंटरेक्टिव जो चीज़ है, ये जो मैंने आपको दिखाया एनिमेशन, होवरिंग इफेक्ट, ये वहाँ नहीं चल रही, इसलिए मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है जी। और एक टाइप का समझाना भी था और इसलिए दिखाना भी था कि मैं कैसे EDA और प्रिडिक्शन करता हूँ थ्रू
मॉडल और स्ट्रीमलीट के ज़रिए मैं कैसे अ, एक अपने मॉडल को एक अच्छा प्रेजेंट करता हूँ। तो इट्स लाइक दैट। खुश रहिए, आबाद रहिए और मुझे दीजिए अस्सलाम वालेकुम।